बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में कुछ टाइट्रेशन कर्व्स को हमने कवर किया। उसमें दो बिलोंग्स करती थी अल्कली मैट्रिक्स से और दो एसिड मैट्रिक्स से। अब टाइट्रेशन कर्व्स में हम क्या करते हैं, पीएच मालूम करते हैं पर डिफरेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट, और इसको हमने 4 स्टेप में किया था, यानी पीएच एट दी 0 ml एडिशन, पीएच अप टू इक्विवेलेंस पॉइंट, थर्ड वन जो था पीएच एट दी इक्विवेलेंस पॉइंट, और लास्ट वन पीएच आफ्टर दी इक्विवेलेंस पॉइंट। और इन 4 स्टेप्स में मुख्तलिफ के फार्मूले हम इस्तेमाल करते थे पीएच की कैलकुलेशन के लिए। पीएच की कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सॉल्यूशन में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। उस हिसाब से फिर हम फार्मूले का इंतखाब करते हैं और पीएच मालूम करते हैं। इस आज के बाद हम करेंगे कुछ टाइट्रेशन कर्व्स ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीबेसिक बेसिस, यानी कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एसिड या बेसिस को कहा जाता है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीबेसिक बेसिस। अब इनकी टाइट्रेशन कर्व्स जो होगी उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और उसमें मुख्तलिफ फार्मूले और कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो इन टाइट्रेशन से पहले उन कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है वो हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड जो उसकी साल्ट्स और बफर्स है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड इज एसिड दैट प्रोड्यूस मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन इन वाटर, और उसकी एग्जांपल है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के साथ 3 हाइड्रोजन है और ये स्टेप वाइज 3 हाइड्रोजन आयन वाटर में प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीप्रोटिक एसिड। अब इसको हम स्टेप वाइज इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए लिखेंगे और स्टेप वाइज इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। तो चूंकि ये इसमें 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 स्टेप में आयोनाइज होगी। पहले स्टेप में H3PO4 आयोनाइज होगा टू हाइड्रोजन आयन एंड H2PO4 माइनस। दूसरे स्टेप में ये H2PO4 जो है ये आयोनाइज होगा और इससे दूसरा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और इसके साथ एक H रह जाएगा, सो HPO4 और 2 माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में फिर इस जो HPO4 2 माइनस है इससे जो लास्ट हाइड्रोजन है वो आयोनाइज होगा इन दी वाटर एंड लास्ट वन जो है फास्फेट आयन रह जाएगी इन दी सोल्यूशन में। तो 3 स्टेप में इसकी आयोनाइजेशन होगी। हर स्टेप के लिए अलग अलग Ka की वैल्यू हम लिखेंगे। पहले स्टेप के लिए ये वैल्यू हो जाएगी Ka1, दूसरे स्टेप के लिए Ka2, तीसरे स्टेप के लिए Ka3, और उसके इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है ऊपर हम लेंगे इसकी प्रोडक्ट, यानी ये, और नीचे इसके लिया जाएगा रिएक्टेंट। तो हर स्टेप के लिए ये दोनों प्रोडक्ट, नीचे ये रिएक्टेंट होगा ये वाला, इस तरह Ka3। फिर इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और वो इसकी जो है Ka1 की वैल्यू है 1.1 10-2 और Ka2 की वैल्यू है 7.5 × 10-8 और Ka3 की वैल्यू है 4.8 × 10-13। और इसको हम pKa की शक्ल में भी लिख सकते हैं। Ka का जब नेगेटिव लॉग हम लेंगे तो pKa की वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKa1 की वैल्यू 1.96, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKa2 की वैल्यू आ जाएगी 7.12 और pKa3 की वैल्यू आ जाएगी 12.32। तो हर पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है स्टेप वाइज ये हमें पता होनी चाहिए, इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का पता होगा हमें, और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद हम इन पॉलीप्रोटिक एसिड पर किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकेंगे। अब इसका जो नेट रिएक्शन एंड ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो इस तरह जाएगा। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेट इक्वेशन आ जाएगी कि H3PO4 गोज टू 3 हाइड्रोजन आयन प्लस फास्फेट आयन एंड, और इसका जो ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो बराबर होगा टू Ka1, Ka2 एंड Ka3 के। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट इक्वेशन या जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगी। और
इसका इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी 4.0 into 10⁻⁻22। सो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल। अब इसमें अगर एसिड मौजूद हो किसी सोल्यूशन में पॉलीप्रोटिक एसिड तो उसकी पीएच किस तरह मालूम किया जाएगा। सो पीएच ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड जो है फॉर एग्जांपल H3PO4 की, वो हम मालूम करेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पॉलीप्रोटिक एसिड का जो है वो इन तीन स्पीशी की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी जो हाइड्रोजन आयन ये पानी में प्रोड्यूस होगा, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तीन स्पीशीज से होगी, फ्रॉम द फास्फोरिक एसिड, फ्रॉम द बाइफॉस्फेट आयन एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एंड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो H3PO4 भी पानी में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इससे जो बन जाता है H2PO4- वो भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है पानी में, एंड HPO4 2- भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है पानी में। तो पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेशन से पहले हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी, फिर उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन तीनों स्पीशी करती है। लेकिन ये मुश्किल होता है कि तीनों स्पीशी से हम हाइड्रोजन आयन की जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली मालूम कर लें। सो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ सपोजिशन है वो हम करेंगे, और वो ये है नंबर 1, द आयोनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड स्टेप इज वेरी वीक। यानी जो ये कंट्रीब्यूशन है सेकंड स्टेप से और थर्ड स्टेप से जो हाइड्रोजन आयन की जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत, इसकी आयोनाइजेशन वीक है, तो इस कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर कर लेंगे। जब इन दोनों कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर कर लेंगे तो सिर्फ ये रिएक्शन रह जाएगी हमारे पास। तो इससे फिर H3PO4 को हम मोनोप्रोटिक कंसिडर करेंगे। असल में ये ट्राइप्रोटिक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि इसकी ये जो आयोनाइजेशन है ये वीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन जो पहला आयोनाइजेशन है उससे हम करेंगे तो आसानी से इसका पीएच मालूम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि आयोनाइजेशन ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड स्टेप इज वेरी वीक। सेकंड is their ionization is further suppressed by the protons of the first ionization step। यानी एक तो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन है ये बहुत वीक है, और इसकी वीकनेस का पता हमें इसकी pKa वैल्यू या इसकी Ka वैल्यू से पता चलेगा। Ka वैल्यू जितना स्मॉल होगा उतनी इसकी कंट्रीब्यूशन या आयोनाइजेशन स्मॉल होगी। तो इसको देख लो, ये दोनों वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये 10-8 है और ये 10-13, तो इनकी आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसलिए ये दोनों स्टेप हाइड्रोजन आयंस की सिग्निफिकेंट अमाउंट पानी में प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसलिए इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि ये दोनों तो पहले से कमज़ोर है आयोनाइजेशन में, और उस पर मज़ीद जो हाइड्रोजन पहले स्टेप में प्रोड्यूस हो जाता है ये हाइड्रोजन इन दो स्टेप को, इनकी आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगी बाय कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले से बना है सोल्यूशन में। अब जब ये स्टेप आयोनाइजेशन करेगी तो इससे भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। सो सोल्यूशन में जो पहले से मौजूद ये हाइड्रोजन आयन है ये इन दोनों इक्विलिब्रिया को सप्रेस करेगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों की आयोनाइजेशन फर्दर वीक हो जाएगी। सो एक तो इन दोनों की आयोनाइजेशन नेचुरली वीक है, दूसरा रीज़न ये है कि इस हाइड्रोजन की मौजूदगी में इन दोनों की जो आयोनाइजेशन है वो मज़ीद वीक हो जाएगी, और ये दोनों इक्विलिब्रिया जो सेकंड और थर्ड इक्विलिब्रिया है बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो सोल्यूशन में अब सिर्फ ये एक स्पीशीज रह जाएगी जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी, बाकी दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इग्नोर कर लेंगे। तो इससे आसान ये हो जाएगा कि आप पॉलीप्रोटिक एसिड को एसिड कैलकुलेशन के दौरान इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मोनोप्रोटिक एसिड। अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 सोल्यूशन। अगर 0.1 मोलर फास्फोरिक एसिड की सोल्यूशन हो तो इसकी पीएच क्या होगी। सो इसमें है कि फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव टू कंसिडर द फास्फोरिक एसिड एज अ मोनोप्रोटिक। ठीक है, यानी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको मोनोप्रोटिक कंसिडर किया है H3PO4 को।
क्यों मोनोप्रोटिक कंसिडर किया है उसको हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जो बाकी दो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी जो अमाउंट है कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन वो कम है। एंड नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन। सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन से जो प्रोटॉन की कंट्रीब्यूशन है उसको हम इग्नोर करेंगे। अब जब उसको इग्नोर करेंगे तो फिर इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल करने का तरीका ये है, इसको हम दो स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, दूसरे स्टेप में उसकी नेगेटिव लगा लेंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले इसके लिए हम वो पहला वाला जो स्टेप है वो रिएक्शन है वो लिखेंगे H3PO4 गोज टू हाइड्रोजन आयन इनटू H2PO4 माइनस। अब जो H3PO4 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0.1, तो उस हिसाब से हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखेंगे। एट द इक्विलिब्रियम H3PO4 की X अमाउंट डिसोसिएट होकर X ऑफ दी हाइड्रोजन आयन बनाएगी और X ऑफ दी H2PO4 माइनस बनाएगी। तो इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 0.1 से हम X माइनस करेंगे। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। जब ये H3PO4 को पानी में हम डालेंगे तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और ये बनाएगा और फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब हमने इसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। सो इक्विलिब्रियम पर इसकी अमाउंट 0.1 माइनस X होगी, यानी X जो वही अमाउंट है जो डिसोसिएट हो चुकी है, तो वही X जितनी इसकी डिसोसिएट हो चुकी है उतनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयन बनेगा X और ये इसकी अमाउंट बनेगी X। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अब इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, ठीक है। इस फार्मूले जो पहला फार्मूला है Ka1 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये इसकी जगह आ जाएगा X और H2PO4 माइनस की जगह B आ जाएगा X इसकी, और H3PO4 जो नीचे डिनोमिनेटर में उसकी जगह पर आ जाएगा 0.1 माइनस X और ये बराबर आ जाएगा इसके कांस्टेंट के 1.1 इंटू 10⁻⁻²। ये Ka की वैल्यू, Ka1 की वैल्यू है ये। अब इस इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में ये जो X है इसको हम नेग्लेक्ट कर ले तो इस इक्वेशन को हम आसानी से अलजेब्रेटिकली हल कर सकेंगे। लेकिन इसको नेग्लेक्ट करने के लिए एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दी एसिड यानी 0.1, जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दी एसिड बराबर हो 100 Ka या उससे ज़्यादा हो, यानी 100 टाइम्स Ka के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तब हम X को नेग्लेक्ट कर सकेंगे और ये इक्वेशन सिर्फ बन जाएगी X इंटू X डिवाइड बाई 0.1। X उससे हम रिमूव कर लेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर होगी या ज़्यादा होगी 100 Ka से। बट इन दिस केस द इनिशियल कंसंट्रेशन इज ओनली 10 टाइम्स ऑफ Ka। अगर इसको आप लोग कर लो तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगी, तो ये सिर्फ 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब है वो कंडीशन पूरा नहीं होती। सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट X। तो हम X को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जो डिनोमिनेटर में है। अब क्या करेंगे, एंड देन वी विल यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। X असल में क्या है, X हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो अब X को मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेंगे। अब जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी X और X मल्टीप्लाई हो जाएगा तो X² आ जाएगा, और 0.1 माइनस X को यहाँ से लेकर इस साइड पर ले आएंगे तो ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आ जाएगी 0.011X एंड माइनस 1.1 इंटू 10⁻⁻³ और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में X की वैल्यू मालूम करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज X इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो इस फार्मूले के जरिए फिर हम मालूम करेंगे X की वैल्यूज। सो फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यूज आर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे जो इस फार्मूले में है। सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x² का जो यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1।
x का जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर ये b के बराबर आ जाएगा। सो b बराबर होगा 0.011, यानी ये कोएफिशिएंट 0.011। कोएफिशिएंट को हम उसकी साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि साइन है पॉजिटिव तो इसको हम पॉजिटिव, यानी कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव शो करती है। c की वैल्यू आ जाएगी, अब ये माइनस है, c की वैल्यू लास्ट वन ये जो आएगी c की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज 1.1 एंड 10⁻³ और माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा। सो c की वैल्यू है -1.1 इंटू 10⁻³। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम x की जो एक्सपोनेंशियल डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करेंगे, यानी पहले x² फिर x और फिर x पावर नॉट, यानी कोई x इसमें मौजूद नहीं, इन तीन टर्म्स की सूरत में लिखा जाएगा। x² का जो कोएफिशिएंट है वो a के बराबर आ जाएगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू के बराबर आ जाएगा और लास्ट जो ये टर्म्स है ये c के बराबर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको पुट करने से इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने से x की वैल्यू आ जाती है 0.028 मोल्स पर लीटर। ये असल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है तो अब हम pH मालूम करेंगे, तो इसका सिंपली नेगेटिव लॉग लेंगे। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू 1.55। तो इससे ये एग्जांपल हल हो जाएगी। सो अगर सोल्यूशन में 0.1 मोलर H3PO4 मौजूद हो तो उसका pH मालूम करने का ये तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।